नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश आप सबसे कि आप सब घर पर रहें, बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बिहार का अपडेट जान लेते हैं। कोरोना को लेकर क्या कुछ बिहार में अपडेट है। तो बिहार में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 528 हो गई है। और आज की बात करें तो आज बिहार में 11 नए मरीज मिले हैं। 5 संक्रमित मरीज जो है मधुबनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो 2 मरीज बेगूसराय के रहने वाले, एक समस्तीपुर का मरीज जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। एक पॉजिटिव जो मरीज है वो पश्चिमी चंपारण का है। कैमूर में भी 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मधुबनी में कुल 23 पॉजिटिव मरीज हैं। बेगूसराय में कुल 13 मरीज हैं कोरोना के। एनएमसीएच में 3 रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव पाई गई है। और देखिए कोरोना का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए 30 अप्रैल की हम बात करते हैं। 30 अप्रैल को 22 मरीज, 1 मई को 41 मरीज, वहीं 2 मई की बात करें तो 2 मई को 15 मरीज, वहीं 3 मई को 35 मरीज, 4 मई को 11 मरीज। ये अब तक के आंकड़े हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोरोना संकट को लेकर कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। शाम 4:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सीएम नीतीश के आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष ने ये पहल की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अहम बैठक होने वाली है। तो देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार में कोरोना संकट को लेकर कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। शाम 4:30 बजे का वक्त तय किया गया बैठक का और सीएम नीतीश के आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष ने इस बैठक को लेकर पहल की है। बताया जा रहा है कि जो बैठक है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इधर पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर गृह सचिव आमिर सुबहानी, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मीडिया को संबोधित किया। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस मुख्यालय से एडीजी जितेंद्र कुमार और सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार भी जुड़े थे। अपर गृह सचिव आमिर सुबहानी ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन 3 के शुरू होने के साथ ही गृह विभाग के 1 मई के आदेश के प्रावधान को विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं और दूसरे राज्यों में आने वाले प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के आने के मद्देनजर सख्ती जारी रहेगी। कल बिहार के मजदूरों को और छात्रों को लेकर बिहार 9 ट्रेनें आने वाली हैं। चूंकि लगातार कोटा से ट्रेनें आ रही हैं, प्रतिदिन एक ट्रेन चलने का हिसाब किताब चल रहा है, तो शायद उसकी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ट्रेन से ही आना आसान है। लेकिन अगर कोई चाहते हो पास लेना और पास लेके जाना ही चाहते हैं तो सरकार जरूर उनको पास देगी और उनको जाने देगी। जहां तक वेहिकुलर मूवमेंट और सारी चीज़ों की अनुमति का सवाल है, सारे प्रश्नों का उत्तर गृह मंत्रालय के आदेश 1 मई 2020 में है। 1 साल का बच्चा पॉजिटिव आ गया और उसकी मदर नेगेटिव है, तो अब हम उसके मदर का तो खैर जांच करा रहे हैं, बिकॉज हमें लगा कि यदि बच्चे हैं, लेकिन ऐसे में क्या करें, ऐसे में कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। जो हमारी मैपिंग है विभिन्न राज्यों की, वो तमाम सूचनाएं हम लोग अन्य राज्यों को निरंतर भेज रहे हैं। जो भी सूचना आ रही है लोगों की, और हमारे पास पूर्व से ही जिन लोगों के द्वारा भुगतान किया गया है वो पूरी सूचना थी। इसके अलावा भी जैसा मैंने उस दिन अनुरोध किया है, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं आपदा प्रबंधन के और बिहार भवन के, उस पर जितने कॉल्स आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में ये तमाम कॉल्स को हम लोग संकलित कर रहे हैं और विभिन्न राज्यों को संसूचित। और अब तक कोरोना संक्रमण से मुक्त समस्तीपुर भी इसकी चपेट में आ गया। समस्तीपुर में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव विद्यापति नगर थाना के मरवा गांव का रहने वाला है। 25 साल का मरीज 26 अप्रैल को ट्रक से दिल्ली से अपने गांव लौटा था। स्वास्थ्य जांच के बाद उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। पहली बार में उसका रिपोर्ट क्लियर नहीं आया था, जिसके बाद उसके सैंपल को दोबारा जांच के लिए भेजा गया। दूसरे रिपोर्ट में उसके पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। इसके बाद मरीज को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और साथ ही गांव के
3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही गांव के सीमा को सील कर दिया गया है। सूचना प्राप्त हुई डीएमसीएच से, जो कि एक नवयुवक जो दिल्ली से आए थे, उनका हम लोगों ने सैंपल लिया था। एक रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव था, तो दोबारा फिर हम लोगों ने सैंपल ले लिया, तो दोबारा में वो पॉजिटिव निकला। तो उनको ला रहे हैं, उसको हम लोग रखेंगे जो उसके चिन्हित स्थान है वहाँ पर। साथ में उनकी फैमिली के जो नज़दीकी फैमिली हैं उन लोगों को भी ला करके यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में रख करके उन सारे लोगों की जांच भी की जाएगी। और एक बड़ी खबर इस वक्त आरा से आ रही है। आरा में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने गोली मारकर इनकी हत्या की है। बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा है। हत्या के पहले दोनों से मारपीट भी की गई है और यह भी जानकारी मिल रही है कि केस में गवाही देने से नाराजगी है। इसकी वजह जो है मुफस्सिल थाना के महकमपुर 12 गांव की ये घटना है। तो देखिए, आरा से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने दोनों की गोली मारकर हत्या की है। बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत मौके पर हुई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। हत्या के पहले दोनों से मारपीट की गई है और केस में गवाही देने को लेकर यह पूरा मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मुफस्सिल थाना के महकमपुर 12 गांव की यह घटना है। प्रवासी मजदूरों को केंद्र सरकार स्पेशल ट्रेन से उनके राज्य में भेज रही है, लेकिन विपक्ष ने मजदूरों से किराया वसूलने का आरोप लगाकर सियासत करने शुरू कर दी। इसके बाद केंद्र सरकार ने साफ किया कि किराए का 85% हिस्सा रेलवे सब्सिडी के तौर पर देगा, जबकि 15% हिस्सा राज्य सरकार वहन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का ये पत्र करारा जवाब है उन लोगों को जो प्रवासी मजदूरों के रेल किराए पर सियासत कर रहे थे। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का जो किराया है उसका 85% हिस्सा रेलवे वहन कर रही है और 15% हिस्सा राज्यों को वहन करना है। दरअसल कांग्रेस ने ये आरोप लगाया था कि रेलवे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए किराया वसूल रही है। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी का बयान ट्वीट किया गया। लिखा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी और इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। कोरोना के इस कठिन दौर में भी कांग्रेस ने सियासी फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कांग्रेस के इरादों पर पानी फेर दिया। लिखा, राहुल गांधी जी, मैंने MHA के दिशा निर्देशों को संलग्न किया है, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि किसी भी स्टेशन पर बेचे जाने वाला कोई टिकट नहीं। रेलवे ने 85% और राज्य सरकार ने 15% का भुगतान करने के लिए सब्सिडी दी है। राज्य सरकार टिकट के लिए भुगतान कर सकती है। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार भुगतान कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों से MHA की गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहें। दरअसल रेलवे ने प्रत्येक स्पेशल ट्रेन के लिए राज्य सरकारों को 1200 टिकट देती है और वही टिकट राज्य सरकारें अपने नोडल अधिकारियों के जरिए प्रवासी मजदूरों को दी। कुछ राज्यों ने अपने हिस्से का 15% प्रवासी मजदूरों से वसूल लिया, जबकि बहुतों ने खुद ही अपने हिस्से का भुगतान कर दिया। इसके बाद ये कंफ्यूजन फैली। खैर, सरकार ने सब कुछ साफ कर दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद इस मुद्दे पर हो रही सियासत थम जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार वापस लौटने वाले मजदूरों से किराया वसूलने का आरोप लगाकर विपक्ष राज्य सरकार पर निशाना साध रहा था, लेकिन नीतीश कुमार के एक बयान ने विपक्षी सियासत की हवा निकाल दी। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के ये वो मजदूर हैं जिन्हें सरकार विशेष ट्रेन से वापस लाई है। मजदूर अपने घर पहुंचे नहीं कि सियासत तेज हो गई। मजदूरों से किराया वसूलने का आरोप लगाकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। 1 महीना से लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम लोग भी आग्रह करते रहे जो उनको लाने की व्यवस्था की जाए, लेकिन बहुत प्रयास के बाद कुछ उसमें सफलता भी मिली तो पता चला जो गरीबों से
रेल का किराया वसूल लिया गया। हमारे नेता ने कहा है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 50 ट्रेन हम का भाड़ा, लोगों का खर्च, खाने पीने सबका हम वहन करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष की तरफ से तरह तरह की बातें सामने आने लगी। कांग्रेस और आरजेडी सरीखी पार्टियों में खुद को मजदूरों का हितैषी साबित करने की होड़ लग गई। विपक्ष प्रवासी मजदूरों के किराए पर कुछ और सियासी रोटी सेक पाता, उसके पहले ही नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि किराए का 85% तो रेलवे दे रहा है, बाकी किराए के साथ साथ आने में जो भी खर्चा हुआ वो सब राज्य सरकार देगी। यही नहीं, वापस आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार 500-500 रुपए अलग से देगी। लोगों के स्नान के लिए, शौचालय के लिए सबका प्रबंध किया गया, तो भोजन और पीने का पानी नहीं, हर प्रकार की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। वहाँ रहेंगे और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद, तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आएंगे उनको दिया जाएगा। मजदूरों के किराए के मुद्दे पर पिछले 24 घंटे से बैकफुट पर दिख रहा सत्ता पक्ष नीतीश कुमार के बयान के बाद हमलावर हो गया। जब जब भी मुसीबत बिहार में संकट आता है, विपक्ष के नेता पलायन कर जाते हैं। अभी बिहार में है वो, कोई पता नहीं है कहाँ है। क्या राजनीति करेंगे ये लोग? क्या जनता के हित की बात करेंगे? क्या मजदूरों के हित की बात करेंगे? केवल ट्वीट और बयान देने से सहयोग नहीं होता है। अप्रवासी मजदूरों के बहाने विपक्ष चाहे जितना सियासी फायदा उठाने की कोशिश करे, लेकिन ये वो भी जानते हैं कि दूसरे राज्यों से आने वालों से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों से ट्रेन का किराया वसूले जाने को लेकर बिहार की राजनीति काफी तेज हो गई है। इस मसले पर विपक्ष हमलावर हो गया तो बिहार के उप मुख्यमंत्री ने सफाई दी है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि किसी भी मजदूरों से बिहार सरकार ने कोई भी राशि नहीं वसूली है और अगर किसी दूसरे राज्य ने कोई राशि उन मजदूरों से लिया है तो उनका वहन बिहार राज्य करेगी। सुशील मोदी ने विस्तार से बताया कि किस तरह से प्रवासी मजदूरों को ट्रेन के माध्यम से लाया जा रहा है, उनके खाने पीने, रहने और रोजमर्रा का सामान भी उनको दिया जा रहा है। तो मित्रों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो बच्चे कोटा से लौट कर आए हैं, किसी बच्चे से कोई रेल का किराया नहीं लिया गया है। और जो हमारे श्रमिक भाई आए हैं, उनसे भी बिहार सरकार ने कोई रेल किराया नहीं वसूला है। और यदि किसी राज्य में किसी सरकार ने उनसे रेल का किराया लिया होगा तो उस पैसे को हम रिम्बर्स करने का काम करेंगे और 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद उनको अतिरिक्त 500 रुपया राज्य सरकार देने का काम करेगी और न्यूनतम 1000 रुपया उनको अवश्य दिया जाएगा। यदि किसी को किराए में 800 रुपया देना पड़ा तो 500 रुपया अतिरिक्त 1300 रुपया दिया जाएगा। और अगर केवल किराया 300 रुपया था तो भी उसको 1000 रुपया प्रति श्रमिक जो है और उसका भुगतान किया जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं विपक्ष से अपील करूंगा कि इस संक्रमण के दौरान, इस महामारी के दौरान जिस तरह से हम लड़ रहे हैं, उसके अंदर अनावश्यक विवाद। इधर कोटा से बांका लौटे छात्रों ने आज राहत की सांस ली। ट्रेन से बरौनी पहुंचे छात्रों को बस से बांका लाया गया, जहां पीबीएस कॉलेज में उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। अपने घर वापस लौटे छात्र छात्राएं खुश तो हैं, लेकिन सुविधाओं को लेकर बच्चों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। फैसिलिटीज कोटा में अच्छी थी, बट कोटा के बाहर बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पानी के लिए हम लोग तरस रहे थे, प्यासे थे। बस कानपुर में एक बार पानी मिला था, वो भी सभी को नहीं मिला था। ऑलमोस्ट मतलब कुछ बच्चे ऐसे रह गए थे जिनको बॉटल ही नहीं मिली। तो बेगूसराय में हाँ पानी मिला था। और देखिए एक अहम खबर इस वक्त कटिहार से, जहां क्वारंटाइन सेंटर से एक साथ 32 लोग भाग गए हैं। इन लोगों को नगर थाना क्षेत्र के ऋषि भवन क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। आज सुबह भोजन को लेकर इन लोगों ने यहां हंगामा किया था। दोपहर में जब बारिश हो रही थी तब ये लोग सेंटर का ताला तोड़कर वहां से भाग निकले। और देखिए हम सवाल भी आपको बता रहे कि न्यूज़ 18 के सवाल है, क्वारंटाइन सेंटर से भागने की ना समझी आखिर ये लोग क्यों कर रहे हैं? कोरोना या जिंदगी से भाग रहे हैं ऐसे लोग? इनको समझ में शायद नहीं आ रहा कि ये मौत की तरफ भाग रहे हैं। ये इनको समझना बेहद जरूरी है। और देखिए सवाल और भी हैं। सवाल ये भी कि क्वारंटाइन सेंटर पर लापरवाही जो हुई, आखिर वो
किसकी जिम्मेदारी है? इधर मुंगेर में क्वारंटाइन सेंटर पर सैप और होमगार्ड के जवान आपस में ही भिड़ गए। दोनों जवानों की आपसी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। मामला हाजी सुबान स्थित क्वारंटाइन सेंटर का है, जहां सैप के जवान ने कई कोरोना संदिग्धों की पिटाई कर दी। जब होमगार्ड के जवान ने सैप के जवान को ऐसा करने से रोका तो वो जवान होमगार्ड के जवान से भी भिड़ गया। फिर क्या, दोनों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। सैप के जवान ने लोगों की पिटाई क्यों की, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। अरे तो क्या करे, इसको बिना मतलब में जो मार रहा है। मधुबनी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 23 हो गई है। सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले 27 अप्रैल को भी 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 1 मई को आई जांच रिपोर्ट में एक साथ 13 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। डीएम नीलेश रामचंद्र देवरे के मुताबिक सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 5 लोग एक ही परिवार के हैं। जानकारी के मुताबिक मधुबनी के झंझारपुर प्रखंड निवासी ये परिवार अंत्येष्टि संस्कार में शामिल होने के लिए नोएडा से 25 अप्रैल को मधुबनी पहुंचा था। डीएम का कहना है कि लोग मधुबनी आने से पहले नोएडा में 20 दिन होम क्वारंटाइन पर थे। इसके बावजूद मधुबनी आने पर इन सभी को होम क्वारंटाइन में रखा गया। 1 मई को इन सभी का सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सभी 5 के 5 लोग एक ही फैमिली से हैं, पट्टी टोल झंझारपुर के रहने वाले हैं। इसमें 40 वर्ष के पुरुष है, 35 वर्ष की महिला है और 2 18 साल की और 12 साल की लड़की है और 8 साल का एक लड़का है। ये सभी लोग 25 अप्रैल को नोएडा से आए थे अंत्येष्टि में शामिल हो। पटना के एनएमसीएच से आज कोरोना के 3 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद तीनों मरीजों को आज छुट्टी दे दी गई। 2 मरीज मुंगेर के और एक सारण का रहने वाला है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सभी मरीज होम क्वारंटाइन पर रहेंगे। 3 मरीज का कोरोना के 3 मरीज का डिस्चार्ज किया जा रहा है। 2 मरीज इसमें से मुंगेर के हैं और 1 मरीज सारण के हैं। और जो मुंगेर के पेशेंट हैं वो 26 अप्रैल को 26 अप्रैल को भर्ती हुए थे और जो सारण के मरीज हैं वो 24 अप्रैल को एडमिट हुए थे। यहाँ हाजीपुर का तरबूज व्यापार इस साल लॉकडाउन की भेंट चढ़ गया। देश विदेश में मशहूर हाजीपुर के तरबूज की खरीदारी के लिए व्यापारी नहीं पहुंच रहे हैं, लिहाजा तरबूज की खेती में लगी पूंजी डूबने से किसान चिंतित और परेशान हैं। ये नजारा है हाजीपुर के गंडक नदी के तटीय क्षेत्र के, जहां सैकड़ों एकड़ में तरबूज उपजाए गए हैं। ये तरबूज अपनी लाली और मिठास के लिए देश विदेश में मशहूर है। तरबूज खरीदने के लिए देश ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से व्यापारी आते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण इस बार कोई व्यापारी नहीं पहुंचा, जिसके कारण ये तरबूज खेत में ही पड़े हुए हैं। ऐसे में किसानों ने सरकार से व्यापारियों के आने में छूट देने की अपील की है। सरकार से मेरा आग्रह है कि व्यापारी को फिर कम से कम छूट दिया जाए, हम लोग को तरबूज बेचने के लिए छूट दिया जाए। बहुत सारा फसल क्षति हो गया है और हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार हम लोग के लिए कुछ ऐसा प्रावधान करे कि जैसे हम लोग को कुछ मुआवजा वगैरह, इंश्योरेंस, ये सब कुछ ऐसे वहाँ से हमको सहायता मिले ताकि हम लोग किसान कुछ सुरक्षित रह सके। एक तरफ जहां लॉकडाउन ने किसानों की कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी ओर बेमौसम बारिश और वज्रपात से भी काफी नुकसान हुआ है। खेतों में पड़े तरबूज बारिश और वज्रपात के कारण खराब हो गए हैं। लगातार बारिश हो रही है और पत्थरबाजी है और हम लोग बुरी तरह से पिट गए हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हम किसानों के जो क्षति हुआ है उसका भी कुछ भरपाई करे। यदि सरकार आर्थिक मदद और तरबूज की बिक्री को लेकर कोई ठोस पहल करती है तो न सिर्फ किसानों को राहत मिलेगी बल्कि लोग भी हाजीपुर के स्वादिष्ट तरबूज का लुत्फ उठा सकेंगे। न्यूज 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। इधर गया में एक गैरेज में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि खराब पड़े 3 गाड़ियों में आग लगी है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश में जुटी है, हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। गांधी मैदान के पास ये आग लगी हुई है।
तो एक बार फिर आप सबसे गुजारिश के घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार चैनल। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली महिला